प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं झारखंड का मॉडल पेपर सेकंड टर्म के लिए जो जारी किया गया है, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान में और कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए देखेंगे। सेट वन है आपका। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, और जितने भी विषय के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उनको कंप्लीट देख लीजिएगा। आपका साइंस जो सेट वन है कंप्लीट करा दिया गया है, मैथ का सेट वन कंप्लीट करा दिया गया है, हिंदी ए का सेट वन कंप्लीट करा दिया गया है, इंग्लिश ए का सेट वन जो इंग्लिश वन है यानी कि सेट वन है वो कंप्लीट करा गया है। तो यहाँ पे 4 विषय जो आप देख रहे हैं ये चैनल पे अवेलेबल है। अपनी प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट आंसर्स के साथ में आपको लिखित रूप से, और जो बोर्ड में आपको सॉल्यूशन लिखना है उसी रूप से बनाए गए हैं और उनको देख लेना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है ये भी बताना है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है विद्युत आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब जो होता है इसका एसआई यूनिट होता है, और 1.62602 टू इंटू 10⁻⁻19 जो है कूलम्स ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है कौन सी भौतिक राशि में मापने में की जाती है और इससे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। यानी कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी मेजर की जाती है। तो वोल्ट मीटर से किसी भी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापा जाता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको समांतर क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए डिवाइस टू मेजर इट्स वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी को पता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी यानी कि पारा जो है ये आपका पाया जाता है, यही एक धातु है। इसके बाद जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है, जो आपका एल्काइन का सूत्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। सभी को पता है पी प्लांट को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। उसके बाद में एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण जो है, जैव निम्नीकरण पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें कपड़ा है, सूती कपड़ा हो, कागज हो, ऊनी वस्त्र हो, ये सारे के सारे यानी पेपर, फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सारे के सारे आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है। जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक को प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रोड्यूसर्स आर रिक्वायर्ड लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बी सेक्शन में आ चुके हैं, इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, 1 एम्पीयर की परिभाषा जो है, 1 एम्पीयर उस विद्युत धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के परिच्छेद में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और इसी को याद करना है आपको। और यहाँ पर जो है इसमें ये भी दिया है कि 500 कूलाम आवेश पर 10 मिनट में प्रवाह इससे होकर गुजरता है, तो आपको विद्युत परिपथ की धारा की गणना करनी है, तो कर देंगे बिल्कुल आराम से, नॉट एन इशू। तो यहाँ पर जो है 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमको दिया गया है आवेश यानी कि चार्ज दिया है 500 कूलम, और समय दिया है यानी टाइम दिया है 10 मिनट। मिनट में हमारा जो है नहीं होता, क्योंकि हम देख रहे हैं पर सेकंड में होता है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 गुणा 6, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड हो गया। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, करंट इजकल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है। चार्ज मतलब आपका आवेश बटे में समय होता है, आवेश बटे में समय। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, आवेश बटे में समय होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आवेश बटे में टाइम, यानी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू हमने अभी अभी देखा कि क्यू कितना दे रखा है 500, और जो है टाइम कितना दे रखा है अभी 600, हमने अभी निकाल दिया सेकंड में। तो 500 बटे 600 करेंगे, 5/6 आएगा, काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो 0.83 एम्पियर जो है इसका करंट आ जाएगा। यही हमें गणना करनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तित होगा। और दूसरा जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल अगर घटाने से प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, यानी कि उल्टा होता है, घटाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो घटेगा। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसका उल्टा भी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका बी पार्ट जो पूछा गया है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डस ए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो ये एक तो है आपका
तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से शो कर रखा है, और इसके चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उसके ऊपर किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक के तापमान पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट में हमने जो है आंसर दिया है। इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके बाद है आपका विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना होकर के जो है मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? यानी कि ये अलॉय के बनाए जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये अलॉय के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु जो होता है ये इन सभी अवयव से मिलकर के बनता है, जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। दूसरा है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि लोहे के जो बिजली के टेम्परेचर से गर्म होने के बाद ये पिघलते नहीं हैं। और उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कि इसमें जो है जंग वगैरह का ऐसा कोई भी नहीं लगती, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यही चीज़ हमने नीचे लिखी है, जो चीज़ 3 चीज़ मैंने ऊपर बताई है वही चीज़ नीचे भी लिखी गई है। ध्यान रखना है आपको, आंसर्स आपको बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट है, मैथ्स भी इंग्लिश मीडियम में बनाया है हमने, और आपका साइंस भी इंग्लिश मीडियम में बनाया है, आपका इंग्लिश बना दिया है, आपका हिंदी बना दिया है। सभी को देखिए, बढ़िया तरीके से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस टाइप के सॉल्यूशंस जल्दी से नहीं मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे, राइट 3 एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो एक तो हो जाएगा स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज एंड क्लाइंब स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट्स हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपको जब जरूरत नहीं है तो क्या करें, लाइट बंद रखें और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से चढ़ने की प्रयास करें या जाएं, ताकि बिजली आप बचा सकते हैं उससे। दूसरा है रीयूज प्लास्टिक आइटम्स, यानी कि विभिन्न उत्पादों को स्टोर करने के लिए जो प्लास्टिक के बोतल बैग्स वगैरह यूज़ करते हो उसको रीयूज़ करो, ना कि फेंक दो यूज़ करने के बाद में। तो रीयूज़ जो है उसको बार बार में हमारे को जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ है ऑलवेज कैरी बैग मेड विद द क्लोथ्स एंड जूट, यानी कि जू खरीदारी करते समय हमेशा कपड़े का और जूट का बैग ले जाए ताकि प्लास्टिक के बैगों की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला जो है समजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य जो है भिन्न होते हैं। हम समजात अंग कहलाते हैं। पक्षी के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद जो है इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ऑर्गन्स विच हैव द एनाटॉमिकली सेम स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शंस द आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। और वही एग्जांपल जो ऊपर लिखा है मैंने, वही एग्जांपल्स आप नीचे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो परितंत्र में अपमार्जकों की बहुत सारी भूमिका है, बहुत सारी, जो कि मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की है। और ये 4 पॉइंटों को आप समझेंगे तो इसको मैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और इसका हिंदी वर्जन बता देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वाले देख लेना और इसका हिंदी वर्जन जो है यहाँ पे सबसे पहले अपमार्जक ये अपमार्जक वे मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके पर्यावरण के सफाई एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अपमार्जक, ठीक है, वे पौधों पोषक तत्वों को पूर्ण चक्रण में मदद करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जो है पूर्ण चक्रित होते रहते हैं। वे मृतकों को विघटित करके जीवमंडल में नए अस्तित्व के लिए जगह प्रदान करते हैं। वे फसल पौधों जैसे उत्पाद के पुनः प्रयोग के लिए विभिन्न तत्वों को पानी, मिट्टी और हवा में वापस लाने में मदद करते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग होती रहती है। तो ये हमारे चारों पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ, एक समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें समान कार्यात्मक समूह होते हैं और इसमें सूत्र होते हैं सामान्य समान सूत्र होते हैं और रासायनिक गुण भी शामिल होते हैं। इसका जैसे कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 के साथ एल्केन्स, सामान्य सूत्र CnH2n के साथ में एल्केन्स और सामान्य सूत्र CnH2n-2 के वाले जो एल्काइंस कार्बन रसायन विज्ञान में सबसे बुनियादी समरूप श्रृंखला या श्रेणी प्रदान करते हैं। ठीक है, समझाती है। और समजातीय श्रृंखला के उदाहरण भी हमें देना है, उदाहरण को समझाना था तो उदाहरण भी हम दे सकते हैं। ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन आदि जो है इस समरूप श्रेणी के जो है उदाहरण है। ठीक है, समजातीय या समरूप जो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला है, यहाँ पे इथेन का फॉर्मूला है, प्रोपेन और ब्यूटेन का फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया गया है उदाहरण के लिए। इसी तरह से वही चीज़ जो है हमने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड की है, सेम टू सेम जो हिंदी में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस आंसर को आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन सी में आ गए हैं।
श्रेणी क्रम में संयोजन को परिभाषित करना है। और एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 है जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि पहले का दूसरा वाला दूसरे के पहले वाले से जुड़ेगा, यानी कि अभी दिखा दूंगा डायग्राम में तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो प्रतिरोध होते हैं, इन संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ पर इंग्लिश में हमने समझाई है। और यहाँ पे देखिए, इस पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, वो पहले दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। अब तो जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एक जो है सिद्ध करना है कि R1 R2 अगर हमारी श्रेणी में है तो हम उसका जो व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जो है, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आपको जरूरी है बनाना। अब इस डायग्राम में जो है R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, ठीक है। यहाँ पे I जो है, यहाँ पे I एक आपको जो है हम दे देते हैं करंट जो फ्लो होगा। यहाँ पे I देख रहे हो आप, यहाँ पे कुंजी है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे I जो है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है, ठीक है। और V जो है बैटरी से उत्पन्न विभवांतर है। अब ओम के नियम को परिपथ में अगर लागू करते हैं तो ओम का नियम होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तो R1 R2 और R3। तो V1 इक्वल्स टू V आई आर वन हो जाएगा। V2 इक्वल्स टू आई आर, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 कर देना बाई मिस्टेक्स। जो है ये हो गया है। अब क्या करें, जब गलती से रहता है कभी कभी बाजी में सॉल्यूशन बनाते हैं ना, इतना टाइम भी नहीं रहता, आप लोगों का प्रेशर अलग रहता है, तो फिर क्या होता है, दिक्कत होती है। 2 कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर जो है आप इसको 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको 2 करने के बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले 2 करेंगे और 2 करने के बाद जो है आप इसको वहाँ लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर जो है इस तरह के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। R2, अब V1 है तो R1 हो जाएगा, V2 है तो R2 हो जाएगा, और V3 है तो R3 हो जाएगा। सब में I कॉमन रहेगा, क्योंकि I तो आपका पूरे परिपथ में सेम ही रहेगा ना, तो I आपका कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे ये तीन हम बना सकते हैं ओम के नियम से। अब ओम के नियम से V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे, तो हमारी जो है इस श्रृंखला का प्रतिरोध जो है संयोजन में कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों में संभावित विभवांतर के योग के बराबर होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और V1 V2 V3 की मान जो है हमारे पास क्या है, IR1 IR2 IR3, ठीक है। इन तीनों को संयोजित किया, सब में देखोगे तो आपको जो है एक चीज़ जो कॉमन मिलेगी, सभी में करंट जो है कॉमन है। करंट को हटा देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये लिखना मैं भूल गया, तो आप लिख लेना यहाँ से R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आई हटा देना, तो यहाँ पे जो है आपका ये आंसर हो जाए, ठीक है। इसको मैं नीचे दिखाता हूँ, आपको लिखना क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसके नीचे लिख देना। यहाँ पर आप इसके नीचे लिख दो बराबर R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वही आपका जो है लास्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही चीज़ मैंने सॉल्व करी है, जो चीज़ ऊपर लिखी है ना वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है। और हमारे पास ये सर्किट जो है R1 R2 R3 का सर्किट बना देंगे, और V1 इक्वल्स टू आई आर वन हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू आई आर टू हो जाएगा, और V3 जो है आई आर थ्री हो जाएगा। हम टोटल निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और सभी में आपका करंट जो है सेम है, करंट को कॉमन हटा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा जो है ये श्रेणी क्रम में जो संयोजन का हमारे पास व्यंजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दिए गए परिपथ आरेख में जो इन द गिवन डायग्राम जो है प्रतिरोध R1 R2 का मान जो है 5 10 और 30 ओम है, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया जाता है। तो एक परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा आपको परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में जो है विद्युत धारा कितना होगा, ये बताना है। यही चीज़ इंग्लिश में आपका जो है लिखा गया है। और चलिए इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इस तरह का डायग्राम है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सबसे पहले समांतर पहला जो हम ऑप्शन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर श्रेणी में जुड़े 5 10 और 30 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 10 एंड 30। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब समानांतर होता है, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, समांतर में 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2 1 अपॉन में R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे 1 अपॉन में R1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस तरह से लिखोगे, एलसीएम ले लोगे, काट दोगे, 1/3 आ जाएगा। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आरपी आ जाएगा 3 ओम, यानी कि प्रतिरोध का जो मान आएगा दिए गए परिपथ में वो 3 ओम होगा। टोटल रेजिस्टेंस गिवन इन द सर्किट इज 3 ओम।
बी पार्ट में पूछा है ओम की नियम का प्रयोग करते हुए कुल धारा का हम गणना कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल करंट कैलकुलेटिंग यूजिंग ओम लॉ, हमें क्या करना है कि हमें कुल धारा का मान का गणना करना है। तो वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, यानी कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो हमें इस फॉर्मूले से हमें पता है कि वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हम आई अगर साइड में ले जाएंगे तो V अपॉन आर हो जाएगा। तो V हमारे पास है ही कितना, 12 वोल्ट दे रखा है, और आर भी हमने निकाला 3, तो 12/3, तो यहाँ पे 4 एम्पियर जो है हमारा ओम के नियम से कुल धारा का मान आ जाएगा। तीसरा जो है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना एम्पियर करंट बह रहा है वो हमें बताना है। प्रत्येक प्रतिरोध में या प्रत्येक रजिस्टर में कितना प्रतिरोध है। तो पहला 5 ओम प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगी बी अपॉन आर, तो आर कितना है, 5 ओम है, तो 5/12, तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह 10 ओम वाला प्रतिरोध जो होगा, इसमें भी बी अपॉन आर, इसमें क्या है 10 है, 12/वोल्टेज तो सभी का 12 ही वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो 12/10 तो 1.2 आ जाएगा, और 12 में ये 30, क्योंकि 30 प्रतिरोध का है तो बटे में 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से इसका मान की हमें न्यूमेरिकल को गणना करनी थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो रासायनिक गुणों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिख देंगे। धातुओं के ऑक्साइड जो क्षारीय होते हैं और इनके अम्लीय होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस को नीले करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, ये अपचायक के रूप में कार्य करती है और ये आक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। धातु में क्लोराइड के साथ में विद्युत संयोजी आबंध होता है, और इसमें जो है आपका अधातु में क्लोरीन के साथ में सहसंयोजी आबंध होता है। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और ये अधातुएं जो हैं तनु अम्लों से इसके साथ में क्रिया नहीं करती हैं। और भी लिख सकते हैं आप, जलीय विलयनों में धनात्मक आयन बनाती हैं, जलीय विलयन में ये ऋण आयन बनाती हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे डेफिनेशन डिफरेंसेस है। और वही चीज़ जो है हमने नीचे बताई है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। सबका डिफरेंस लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल में। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल आपका जो सॉरी फिजिकल नहीं है, ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं, यानी रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो है वो चीज़, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है हमने ये एक्चुअली में एक चीज़ मैंने क्या कर दी है कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। यहाँ पे फिजिकल चेंज मैंने आपको फिजिकल दे दिया है, इसको केमिकल कर लेना। आपको सभी को पता है आसानी से, जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी है ना वही चीज़ आपको नीचे लिखनी है, तो यहाँ पे केमिकल कर लेना, ठीक है। रासायनिक अंतर बताना है, ये फिजिकल अंतर थोड़ा सा बाई मिस्टेक जल्दी से लिख दिया है। 18 नंबर, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर तो आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण वाले जीव मंडल को कोई एक संरचना प्रदान करते हैं, और इसे ही हम पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर जो है इस आहार श्रृंखला में पहला स्थान उत्पादक का होता है, उसके बाद में शाकाहारियों में सिर्फ जो है पौधे जो हैं ये उपभोक्ता होते हैं, और मांसाहारियों की श्रृंखला में उपभोक्ता अधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसके बाद में जो है आप ये संरचना बता देंगे, जिसमें उत्पादक होता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और फिर सर्वोच्च शाकाहारी। अगर हम बात करें तो उत्पादक में जैसे घास, और शाकाहारी में फिर टिड्डा, और मांसाहारी में जैसे मेंढक, और सर्वोच्च शाकाहारी में जैसे सांप। तो इस तरह से हमारी श्रृंखला चलती है, और इसी को हमने इंग्लिश में भी समझाया है। तो यहाँ पर द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी टेक्स प्लेस और कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स, और इन विच, इसके बाद में इन दिस चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फूड चेन का हम जैसे ग्रास है, फिर ग्रास ओपर है, फिर मेंढक है, और फिर स्नेक है। यही चीज़ हमने ऊपर भी बताया, उसी चीज़ को हमने नीचे भी बताया। इन अबव चेन क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताई है कि ग्रास ओपर ईट्स ग्रास, फ्रॉग ईट्स ग्रास ओपर, एंड स्नेक ईट्स द फ्रॉग। दस द प्लांट आर द प्रोड्यूसर, रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और ग्रास ओपर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, रिप्रेजेंट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और frogs are the secondary consumers, represent the third tropic level, and snakes are the जो है टर्टरी कंज्यूमर्स एंड रिप्रेजेंट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं कि पहला जो है हमारा उत्पादक जो है पौधे हमारे प्राइमरी, यानी कि प्रथम आहार श्रृंखला का है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और जो है हमारा टिड्डे जो हैं वो दूसरी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, मेंढक जो हमारे तीसरी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और सांप जो हमारे चौथे और अंतिम जो है श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अंतिम तो नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे कि चौथे श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि आगे भी आपका ट्रॉफिक लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सांप को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं, इसको भी मारा जाता है, तो ये भी खत्म होते हैं। नहीं तो अगर इनकी संख्या ही बढ़ जाएगी अगर ये नहीं मरेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये आंसर हो गया, और इसी तरह से हमें आंसर को लिखना है।
19वां जो अंतिम क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो वह लक्षण जो जीव में सबसे पहले प्रकट होता है या प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होता है, प्रमुख लक्षण या प्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य में जो वी आकार की हेयर लाइन देख सकते हैं, उसके बाद बादाम के आकार की आँखें और दाहिना हाथ वगैरह का जो काम करना, ये सब चीज़ें आती हैं। वही चीज़ जो है डोमिनेंट ट्रेंट को इंग्लिश में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और इसका बी पार्ट जो है, इसमें पूछा क्या गया है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी है, यह आपको बताना है। हाउ मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेड्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये आपको बताना है, तो इसको भी हमने लिख दिया यहाँ पर। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी में F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि दोनों लक्षणों में केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, इन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया और दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसमें एक चौथाई पौधे जो बौने थे और मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधों के लक्षण को अप्रभावी कहा। यही चीज़ जो है इंग्लिश में हमने एक्सप्लेन की है, इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 19 क्वेश्चन के पूरे कंप्लीट आंसर्स थे और इसी तरह से आपके और भी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं जिनको समय अनुसार अपलोड कर दिया जाएगा। जल्दबाजी ना करें, सारे सॉल्यूशंस आपको पूर्ण रूप से परफेक्ट तरीके से जो एग्ज़ाम में आपको लिखने हैं उस तरीके से बताए जा रहे हैं और इनको आपको इसी तरह से लिखना होगा एग्ज़ाम में, तभी जाके आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना लिख-लिख के, नहीं तो 1.5 घंटे में ये पेपर आप नहीं कर पाओगे। लिखने में और केवल पढ़ने में बहुत अंतर होता है, तो जब आप लिखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो-जो चीज़ हमने ऊपर कराई है, आपने देखा है, ये सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ये डिफरेंसेस जो हमने लिखे हैं, न्यूमेरिकल्स करे हैं, कैसे-कैसे क्या लिखना है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर्किट डायग्राम नहीं बनाओगे बनाओगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। एक बार आप करोगे ना इनको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।